वेलकम टू क्लास 10th। मेरा नाम है आदिल और आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th की 3.5 एक्सरसाइज कि कैसे करें। पहला क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं क्या लिखा है, निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, यानी एक अद्वितीय हल, और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। दोस्तों इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर है ना, मैंने एक वीडियो बनाई है 3.2 एक्सरसाइज 3.2 में, तो एक बार जाकर आप उसे देख लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा इन तीनों कंडीशंस को कैसे यूज़ करते हैं, उनके क्या क्या फॉर्मूले थे। और जबकि आगे लिखा है अद्वितीय हल की स्थिति में उसके वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, यानी जहाँ पर भी अद्वितीय हल बन जाए, या तो अपरिमित रूप से अनेक हल आएगा आंसर में, या एक अद्वितीय हल आएगा, या जिसका कोई हल नहीं आएगा। तो अगर ये बोला एक अद्वितीय हल बन जाए तो उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो मैंने ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, वैसे जिस सोचे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी है। आप 3.2 एक्सरसाइज एक बार देख लोगे वीडियो में तो आपको सब समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं एक क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी वही चीज़ पूछी है जो ऊपर है, बस मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए, यानी ए और बी की वैल्यू ये जो रखी हुई हैं इनसे हमें निकालने हैं किन मानों के लिए रेखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी अनेक हल के लिए हमें इसे सॉल्व करना है कि अनेक हल होंगे। क्वेश्चन है 2x + 3y = 7, a माइनस के b इंटू में x + a + b इंटू में y = 3a + b माइनस के 2। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को अनेक हल के लिए। 2x + 3y = 7 तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, और a माइनस के b इंटू में x प्लस ब्रैकेट में a + b इंटू में y = 3a + b माइनस के 2, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन में साफ साफ ये कह दिया है कि अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हमें हल करना है, अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए। तो अगर आप 3.2 मेरी वीडियो देख लोगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि इसमें ये फॉर्मूला होता है अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो हमें इसी कंडीशन के हिसाब से इन सबको पुट करना है, बस जहाँ x है उसे नहीं लेंगे, x के साथ वाले जितने भी नंबर उन्हें ले लेंगे। जैसे कि a1 में क्या है हमारा x साथ 2 है तो 2 ले लिया, और x साथ नीचे क्या है a माइनस के b तो a माइनस के b ले लिया, = इसी तरह b1 देखा हमने 3 है 3 रख लिया, और उसके नीचे y के साथ a + b है तो a + b ले लिया। अब इसी तरह = में 7 है तो 7 रख लिया, उसके साथ में क्या 7 कंडीशन में 3a + b माइनस के 2 रख लिया। अब हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्या तरीका है करने का, जो 2 में a माइनस की b वाला जो है उसे हम इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7 में 3a + b माइनस के 2 से। ठीक है, तो पहले हमने ऐसा करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7a माइनस के 7b, इसको इससे करा, और इसको 2 को इससे करेंगे तो 2 बन गया। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3a + b माइनस के 2 से तो 6a + 2b माइनस के 4। अब यहाँ पर 7a माइनस के 7b तो ऐसे ही रहेगा। अब हम a और b वाले इस साइड ले आएंगे, तो माइनस के 6 है, ये प्लस का था, और ये प्लस का 2b था वो माइनस का 2b बन गया, = माइनस का 4, तो ऐसे कैसे रखा। अब 7a यहाँ पर है और 6a यहाँ पर है, 7a प्लस का है, माइनस का 6 है तो माइनस हो जाएगा, बचेगा सिर्फ a, तो a लिख दिया। माइनस के 7b और माइनस के 2b तो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, 7 और 2 9b, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है ना, = माइनस का 4 यहीं पे है, तो ये ऐसे रहने देंगे। इक्वेशन नंबर बन गई हमारी फर्स्ट। अगर कुछ बच्चे सोचेंगे मैं तो इसे ऐसे लेकर सॉल्व करूँगा, नहीं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें = वाले को लेकर चलना है, इस वाले को, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। अब इसको हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3a में a + b को करेंगे 7 में 3a + b माइनस के 2 से। तो हमने करा 7a + 7b, तो ऐसे कैसे ही इससे इंटू करेंगे तो 3 3 9a + 3b माइनस के 6, 3 2 6 होता है ना, इसलिए तो 7a + 7b माइनस के, अब a और b वाले इस साइड ले लेंगे तो माइनस के 9 और प्लस का 3b है तो माइनस के 3b हो जाएगा, = माइनस का 6, तो ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि इस = को उस तरफ थे, इस तरफ आएंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं। अब लिखेंगे 7a और यहाँ पे देखो 9 है, माइनस का 9 है, माइनस करेंगे 7 में 9 में 7 के 2 बचेंगे, लेकिन किसके बचेंगे, माइनस के, तो माइनस के 2a प्लस के 7 कंडीशन बनी, माइनस के 2a प्लस के 4b, क्योंकि 7b और यहाँ 3b है तो माइनस के प्लस का 4 आएगा, क्योंकि माइनस का 3b है इसलिए, = माइनस का 6 ऐसे कैसे। अब ये देखो सब 2 से डिविजिबल है तो हमने 2 से डिवाइड कर लिया, तो आंसर आया -a + 2b = -3। इक्वेशन नंबर बन गई सेकंड। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी है और सेकंड भी है,
अब इन दोनों की मदद से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए और बी की। तो a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस के 4 और माइनस के a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस के 3। तो यहाँ आ गया 7b इज इक्वल टू 7, वो माइनस माइनस के थे दोनों प्लस के हो गए, तो b की वैल्यू आ गई 7.7 इज इक्वल टू 1। तो मैंने कहा था ना इसमें a और b की वैल्यू निकालनी है, जबकि x उसके साथ है तो उसे नहीं गिनेंगे, हमें a और b के मान निकालने थे। पढ़ते हैं, b को पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो a माइनस के 9 ब्रैकेट में b था तो b की जगह लगा दिया 1 इज इक्वल टू माइनस के 4। तो a माइनस के 9 इज इक्वल टू माइनस के 4 और a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 4। तो ऐसे कैसे, जो प्लस 9 माइनस का 9 था वो इधर जाके इज इक्वल टू में प्लस का 9 हो गया, तो वैल्यू बनी 5 क्योंकि 9 बड़ा है, ये माइनस करके प्लस का साइन लग के 5 आया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट जो है वो देखो क्या कह रहा है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। हमें के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कब, कंडीशन दे रखी है जब कोई हल नहीं हो इस कंडीशन का। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 2k माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस k माइनस 1 ब्रैकेट बंद y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो इसे भी वैसे सॉल्व करेंगे, कंडीशन हम लिख ली क्वेश्चन की, कोई हल नहीं है के लिए हल करना है। तो हमें कोई है के लिए जो कंडीशन बनती है कोई हल नहीं है के लिए वो होती है a1a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब हमने इसी तरह इनके वैल्यू पुट करी, 3 छोड़ा x को नहीं गिनना, 3 अपॉन में 2k माइनस के 1 लिख दिया, इज इक्वल टू का साइन लगाया, b1 की वैल्यू रखी 1 क्योंकि y के साथ 1 है, और b2 की वैल्यू क्या दे रखी है y के साथ यहाँ पे k माइनस के 1, तो k माइनस के 1 रखा, इज नॉट इक्वल टू का साइन लगाया, c1 की जगह क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है तो 1 लिख दिया, और यहाँ पे c2 की जगह लिखा है 2k प्लस 1 तो 2k प्लस 1 लिख दिया। अब हमने पिछले क्वेश्चन में जो सॉल्व करा था वो हमने कहा था मैं इसको ले रहा था और इसको ले रहा था क्योंकि बराबर थे, ये यहाँ का साइन बराबर था अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए, तो मैं इससे और इसको सॉल्व कर रहा था, लेकिन अब ये तो नॉट इक्वल टू का साइन लग गया, तो क्या मैं इसे सॉल्व करूँगा, अब मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा, अब जिसमें इक्वल टू का साइन है सिर्फ मैं उससे सॉल्व करूँगा। तो यानी कि मुझे इस कंडीशन को सॉल्व करना है इसके साथ, इसे हम भूल जाएंगे, इसे हम सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो हमने इन दोनों कंडीशंस को लिया, 3 अपॉन में 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में k माइनस के 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा 3k माइनस के 3, इसको 2k 1 से इंटू करूँगा तो वही आएगा 2k माइनस के 1। अब 3k तो ऐसे कैसे ही, माइनस के 3 भी ऐसे कैसे ही, जो प्लस का 2k था इधर आकर माइनस का 2k हो गया बराबर माइनस का 1 तो ऐसे कैसे ही, तो 3k में से 2k गए माइनस के 2k तो कितना बचा खाली k, और माइनस का 3 ऐसे कैसे ही इज इक्वल टू माइनस का 1 भी ऐसे कैसे ही, k ऐसे रखेंगे माइनस का 1 भी ऐसे कैसे ही, जो माइनस का 3 है वो उधर जाकर बराबर निशान प्लस का हो जाएगा, प्लस रख लिया। अब 3 में से गया 2 प्लस का 2 क्योंकि बड़ा नंबर 3 है, इसीलिए k की वैल्यू है 2, तो हमें निकालने में क्या थी, k की वैल्यू 2 ही निकालनी थी हमें। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। ये दोनों विधि मैंने बताई हुई है अपनी एक्सरसाइज 3.2 में, तो हमें इन दोनों विधियों से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही ईजी है, जो आपको आसान लगे उससे आप कर लीजिए, या फिर प्रतिस्थापन से कर लीजिए या वज्र गुणन विधि से कर लीजिए। मेरी माने तो आप प्रतिस्थापन विधि से करना क्योंकि इससे ज़्यादा ईजी रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणित विधि से ज्ञात कीजिए। अगर उनका अस्तित्व हो तो देखते हैं, इसका पार्ट 1 कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे बिल्कुल क्वेश्चन को कि पार्ट 1 क्या कर रहा है। एक छात्रावास यानी हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, यानी महीने का जो किराया है वो नियत है, फिक्स चार्ज है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, देखो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। हमें एक भाग तो मासिक व्यय का नियत दे रखा है, फिक्स चार्ज है, जबकि जो अलग से खाना खाएंगे तो उनका अलग चार्ज होगा। तो एक विद्यार्थी मैंने मान लिया ए है जो 20 दिन का भोजन करता है, उसे 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं, और जबकि दूसरा विद्यार्थी है बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए और व्यय के लिए उसे 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। वो 1180 रुपये अदा कर रहा है 26 दिन के खाने के लिए। तो हमें नियत व्यय निकालना है जो कि उनका फिक्स चार्ज है वो, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य भी ज्ञात करना है तो वो कितना है। चलो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम लेट करेंगे माना नियत व्यय जो होगी हमें पता नहीं था बिल्कुल, तो हमने मान लिया x,
और जो मानव प्रतिदिन भोजन करने के लिए जो व्यय था उनका किराया जो था वो हमने मान लिया y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन के मुताबिक उसने बोला एक छात्र है, क्योंकि फिक्स चार्ज हमें पता नहीं है लेकिन हम पता है वो भोजन कितना कर रहा है, वो 20 दिन का भोजन कर रहा है। वाई क्या है हमारा, प्रतिदिन भोजन का किराया बराबर कितना है वो 1000 रुपये। तो इससे हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। फिर से ध्यान सुनो, फिक्स चार्ज हमें पता नहीं है लेकिन 20 दिन का भोजन करा उसने, हमें प्रतिदिन भोजन हमारा वाई है तो 20 दिन के लिए हमने 20 वाई लिख लिया बराबर, और जो हमारा टोटल खर्चा आ रहा था वो कितना था 1000 रुपये। इसी तरह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड इक्वेशन कह रही है कि कोई 20 स्टूडेंट है, वो फिक्स चार्ज तो हमें पता नहीं है लेकिन हमें प्रतिदिन भोजन का उसका पता है कि वो 26 दिन के लिए भोजन कर रहा है, तो प्रतिदिन भोजन निकालना पड़ेगा तो 26 वाई हो जाएगा। इस तरह टोटल खर्च कर रहा है वो 1180 रुपये। तो इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। तो x प्लस के 20 वाई इज इक्वल टू 1000, x प्लस के 26 वाई इज इक्वल टू 1180। अब हमने देखा कि दोनों x बराबर हैं, यानी चाहे y बराबर देख लो या फिर x बराबर देख लो, यहाँ पर x बराबर है इस क्वेश्चन में, x बराबर है तो सिर्फ हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे, सबके साइन चेंज करें। जो x प्लस का था नीचे वो माइनस का हो गया, जो प्लस का 26 था वो माइनस का 26 वाई हो गया, जो प्लस का 1180 था वो माइनस का 8810 हो गया। तो ये प्लस माइनस तो कैंसिल, यहाँ बचा माइनस के 26 वाई और प्लस के 20 वाई। तो बड़ा कौन है 26, तो माइनस का आंसर आएगा 6 वाई। माइनस का 6 वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर 1180 बड़ा है 1000 से तो माइनस का 180 आएगा, 1000 जाएंगे तो अब यहाँ ये भी माइनस का ये भी माइनस का, माइनस माइनस कट का होगा प्लस, और 6 वाई इज इक्वल टू हो गया 180। तो और वाई हमने निकाल लिया यहाँ पर, तो आई की वैल्यू आ गई 180/6 30। तो इससे हमारी वाई की वैल्यू निकल गई। अब हम वाई की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो कि हमारी ये थी x प्लस 20 वाई इज इक्वल टू 1000। पुट करिए वाई की वैल्यू 30, x प्लस के 20 वाई की जगह लगा दिया 30 इज इक्वल टू 1000, 2 3 6 यानी कि 600, x प्लस 600 इसकी वैल्यू आ गई और इज इक्वल टू 1000। तो x इज इक्वल टू 1000, तो ऐसे कैसे, जो प्लस का 600 था उधर जाकर माइनस का 600 हो गया और आंसर आ गया 400। तो इससे क्या पता लगा, x हमारा क्या था, वो तो हमारा नियत व्यय यानी फिक्स चार्ज। तो इससे हमें पता लग गया जो कुल व्यय है। अब कुछ बच्चे होंगे तो वही लिख देते हैं जो हमारी पहली लाइन होती है माना कुल व्यय, लेकिन हम बच्चों शुरू में मान लेते कि माना कुल व्यय, लेकिन अब तो हमारा आंसर निकल चुका है ना, इसलिए जब हमारा आंसर निकल चुका है तो हमें पेपर में ये गलती नहीं करनी कि माना लगा दें एंड में। ये लाइन लिखनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी, खाली x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ दी, तो ये जो एग्ज़ाम चेक करने वाले जो टीचर होंगे वो आपका आधा नंबर इसी बात पर काट लेंगे कि आपने खाली x और y की वैल्यू पुट कर दी, जबकि जो आपने ऊपर माना था या लेट किया था उनके बारे में नहीं बताया कि ये आंसर उनके थे। तो इसलिए हमें ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, छोटी सी थ्योरी कि कुल व्यय जो हमारी x की वैल्यू से ज़रूर लिखें। कुल व्यय हमारा जो x हमने माना था वो था 400, और जो प्रतिदिन भोजन करने का जो के लिए किराया था वो था 30 रुपये, हमारी y की वैल्यू निकली। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें कुल व्यय पता लग गया, जो हमें निकालना था कि कुल व्यय कितना होगा, और प्रतिदिन के भोजन का भी पता लग गया। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन इसके चौथे क्वेश्चन के पार्ट सेकंड की तरफ, जो कि कैसा है, वो है एक भिन्न है यानी फ्रैक्शन है 1/3, ठीक है, हो जाती है। कब हो जाती है, देखो जब उसके अंश में से, यानी अंश क्या होता है यहाँ पे, न्यूमरेटर में से एक घटा दिया जाता है और वह 1/4 हो जाती है। अब ये दूसरी कंडीशन शुरू हो गई, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। हर मतलब डिनोमिनेटर में एक भिन्न है, मान लो शुरू से पढ़ो इस क्वेश्चन को, एक भिन्न 1/3 हो गई। कब हो जाती है, जब उसके अंश से यानी न्यूमरेटर से एक घटा दिया जाता है, ओके। और दूसरी भिन्न 1/4 जब हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी डिनोमिनेटर में 8 जोड़ दिया जाता है। हमें वो भिन्न ज्ञात करनी है, हमें फ्रैक्शन निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने 3.4 में भी करे हैं, जो कि मेरी पिछली वीडियो में है, और वैसे ही एज इट इज़ ये क्वेश्चन है। तो इसे हम करते हैं। पहले हम लेट करेंगे, माना अंश इज इक्वल टू x और माना हर y। जो हमारा जो न्यूमरेटर है वो हमने x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लिया। तो हमारी जो भिन्न बनेगी वो बनेगी x/y, कुछ इस तरह ही बनेगी ना। अब क्वेश्चन के मुताबिक ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक वो कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाती है। 1/3 हो जाती है ना, कब होती है, जब उसके अंश यानी न्यूमरेटर में से एक घटा दी जाएंगे, x माइनस के 1 कर दिया जाए। और डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बोला तो हमने y ऐसे ही रखा, ठीक है। क्वेश्चन की भाषा समझना बहुत ज़रूरी है। उसने बोला कि 1/3 हो जाती है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, जब उसके न्यूमरेटर में यानी कि अंश में एक घटा दिया जाए। तो x माइनस कर दिया हमने 1, डिनोमिनेटर के लिए कुछ नहीं बोला तो हमने ऐसे लिख दिया y।
अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो गया 3x माइनस के 3 इज इक्वल टू वाई को 1 से इंटू करेंगे तो y आएगा। अब 3x तो ऐसे कैसे, ये प्लस का y था हमने यहाँ ले लिया, माइनस का y हो गया, जो प्लस का माइनस का 3 था वो उधर जाके प्लस का 3 हो गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर बनेगी फर्स्ट। अब दूसरा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरी कंडीशन जो है वो कह रहा है भिन्न हो जाती है 1/4, यानी फ्रैक्शन बन जाता है 1/4। फिर उसका आगे लिखा है क्वेश्चन में कब बनता है 1/4, जब उसके डिनोमिनेटर यानी कि हर में 8 जोड़ दिया जाए, y+8, हमने y+8 कर दिया। न्यूमिनेटर के बारे में कुछ नहीं बोला तो हमने उसे ऐसे ही रहने दिया। तो इसको फिर वैसी कंडीशन बन के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस के 8। अब 4x तो ऐसे कैसे, जो प्लस का y था इधर जाकर माइनस का y इज इक्वल टू प्लस का 8 तो ऐसे कैसे। तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब जब दोनों इक्वेशन बन गए तो हमारा काम आसान हो गया। हम इस वाली को फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब हमने देखा कि y तो सेम आ गए, बस साइन चेंज करने की जरूरत है तो काटने के लिए, तो हमने साइन सबके साइन चेंज कर लिए। -4x माइनस का y था प्लस का y और प्लस का 8 था तो माइनस का 8, कैंसिल प्लस माइनस बचा यहाँ पे माइनस का 4x और प्लस का 3x। तो आंसर आया माइनस का x इज इक्वल टू 8 में से 3 गए तो 5 आएगा, लेकिन बड़ा नंबर वाले का साइन माइनस में है तो इसलिए माइनस का 5। अब ये भी माइनस का x और ये भी माइनस का 5, तो कट के माइनस माइनस प्लस हो गया, x की वैल्यू आ गई 5। अब जब हमारी x की वैल्यू 5 आई तो हमने पुट कर लिया x की वैल्यू 5 किस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, जो कि हमारी यहाँ बनी थी 3x माइनस के y इज इक्वल टू 3। तो 3 की जगह 3 तो ऐसे कैसे, x की लगा लिया 5 माइनस के y इज इक्वल टू 3, और 3 पंजे 15 माइनस के y इज इक्वल टू 3। माइनस का y ऐसे कैसे रखा, 3 भी बराबर में ऐसे कैसे, जो प्लस का 15 था उधर जाकर माइनस का 15 हो गया। तो माइनस का y ऐसे कैसे बराबर, 15 में से 3 के 12 बचे, लेकिन बड़ा साइन बड़ा नंबर कौन है 15, तो उसका साइन लेंगे, माइनस का तो ले लिया। अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस कट के हो गया प्लस, तो y की वैल्यू आ गई 12। अब कुछ बच्चे होंगे यहीं पर छोड़ देंगे, बस हमारा x y के आंसर आ गया, हमने छोड़ दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमने जो लेट किया है उसके बराबर तो रखो उस वैल्यू को। अब मैंने लेट करा था कि x जो है वो हमारा आंसर यानी न्यूमरेटर है और जो y जो है हमारा वो हर है, तो हमने वैसे ही लिखना पड़ेगा जैसे क्वेश्चन में हमने माना था। तो अंश मैंने लिख दिया x बराबर 5 और हर लिख दिया y बराबर 12। हमें क्या याद करना था इसमें, हमें फ्रैक्शन निकालना, तो भिन्न जो हमारी बनी वो बनेगी 5/1 में 12, और ये हमारा आंसर है। करेंगे फोर्थ क्वेश्चन का पार्ट थर्ड। यश ने, एक स्टूडेंट है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक यानी 40 मार्क्स उसे मिले हैं। जब कम मिले उसे 40 नंबर, जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध यानी कि रॉन्ग आंसर पर 1 अंक की कटौती की गई। कैसे कह रहा है क्वेश्चन, उसने 40 मार्क्स लिए हैं लेकिन कम मिले, जब उसे सही आंसर्स पर 3 अंक मिले हैं और जो गलत आंसर उन पर 1 माइनस कर लिया गया है। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक की कटौती होती है तो यश 50 अंक अर्जित करता है, 50 नंबर मिलते हैं। तो हमें ये बताना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। अब हमने देखा यहाँ पे सही उत्तर 3 है कहीं और गलत उत्तर 1 कटौती हो रही है और टोटल मार्क्स मिले 40। यहाँ पर सही उत्तर 4 अंक मिलते हैं और रॉन्ग आंसर के कट जाते हैं 2 नंबर, और तब उसे 50 प्राप्त हो रहा है। तो हमें इसी कंडीशन को समझ के इक्वेशंस बनानी होंगी 2, और उनसे हमें पता करना होगा कि कितने नंबर कितने टेस्ट में क्वेश्चन आए थे। करते हैं। मैंने मान लिया कि सही उत्तरों की संख्या x है, ठीक है, और मैंने मान लिया गलत उत्तरों की संख्या y है। क्वेश्चन के मुताबिक क्या कह रहा है देखो, 3 अंक मिलते हैं उसे अगर सही उत्तर है तो, माइनस 1 अंक की कटौती की जाती है तो 1 y इज इक्वल टू, तो उसे कितने नंबर मिलते हैं 40। ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि उसे 4 नंबर मिलते हैं सही सवालों के, 4 उत्तर सही करने पर उसे 4 अंक मिलते हैं, और माइनस के, और जो गलत उत्तर करेगा तो उसे 2 अंक की कटौती हो जाएगी यानी माइनस कर दिए जाएंगे, माइनस के 2y, तो इज इक्वल टू, तो उसे मार्क्स मिलते हैं 50। अब हमने देखा कि ये 4 2y सब, इसे हम और छोटी कंडीशन बना सकते हैं। तो हमने इसे क्या करा, हमने इसे 4x माइनस 2y इज इक्वल टू डिवाइड कर लिया 2 से, तो हमारी कंडीशन बन गई नई 2x माइनस के y इज इक्वल टू 25। आप इसे लेके सॉल्व कर सकते हैं लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, कैरी करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हमने छोटा कर लिया। जबकि हमारा क्वेश्चन तो समझने के लिए यही कंडीशन बन रही है 4x माइनस के 2y, क्योंकि 4 उसे सही आंसर्स के लिए मिल रहे हैं और जो गलत करेगा तो 2 माइनस कर दिए जाएंगे, तब उसे जाके 50 नंबर मिल रहे हैं।
इसी तरह हमारी जो कंडीशन बनी सेकंड, हमारी इक्वेशन बनी वो बनी 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमने फर्स्ट को भी रख लिया इक्वेशन को, सेकंड को भी रख लिया, देखा वाई वाई सेम हो गया, एक पार्ट सेम हो गया, सबके साइन चेंज कर दिया, माइनस का 2x प्लस का वाई माइनस का 25। अब माइनस प्लस माइनस का वाई और प्लस का वाई तो कैंसिल, अब 3 और ये माइनस का 2x तो बचे खाली x बराबर 40 में से 25 गए तो बचे 15, तो x की वैल्यू आ गई 15। अब x की वैल्यू पुट कर दी 15 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के बाद क्या हुआ, 3x था यहाँ पे, तो 3 15 से इंटू करा, माइनस के y बराबर 40 था, अभी हो गया 15 45, माइनस के y इज इक्वल टू 40। अब माइनस का y तो एज इट इज़ इक्वल टू 40 भी एज इट इज़, जो प्लस का 45 था वो इधर आके माइनस का 45। अब माइनस का y इज इक्वल टू ये बचा माइनस का 5, क्योंकि बड़ा नंबर 45 है इसलिए साइन भी उसी का लेंगे, लेकिन दोनों जब माइनस में तो माइनस माइनस प्लस हो गए और आंसर आ गया y इज इक्वल टू 5। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो x और y पर ही निकाल कर छोड़ देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। हमें x को जो x की जो वैल्यू आई है वो हमें उसी में रखनी पड़ेगी जो हमने ऊपर लेट किया था अपने क्वेश्चन में, माना सही उत्तरों की संख्या, तो हमें इसमें वैसे ही लिखना पड़ेगा सही उत्तरों की संख्या। थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है और आधा नंबर अपना बच जाएगा, अगर हम थ्योरी नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर हमारा कट सकता है। इसलिए सही उत्तरों की संख्या जो है हमारी हुई 15 और जो गलत उत्तरों की संख्या हुई हमारी कितनी हुई 5। अब हमें बताते हैं कि कुल क्वेश्चन कितने थे, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हुई 15 सही प्लस 5 गलत, तो 15 प्लस 5 कितने हुए 20। तो इस समय पता लग गया कि हमारे जो टोटल क्वेश्चन थे वो थे हमारे 20। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है इसका, देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें कुछ मिसप्रिंट भी है इस बुक में, तो मैं बता दूंगा वो क्या मिसप्रिंट है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक राजमार्ग पर 2 स्थान है ए और बी, ये जगहों के नाम हो गए, जो कि 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं सेम टाइम पर। यदि कारें एक ही दिशा में चलेंगी, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है जो मैं लाइन बोल रहा हूँ, यदि कारें एक ही दिशा में चलें तो वह 5 घंटे बाद मिलती हैं जाकर एक दूसरे से, जिस स्थान पर भी जा रही हैं वहाँ पर। और जो दूसरी कंडीशन है वो है यदि यह कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 1 घंटे के बाद, पहले थी 5 घंटे के बाद, अब यहाँ दिशा भी चेंज हो गई, वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। पहला था कि एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं और 5 घंटे बाद मिलती हैं, लेकिन अब है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती हैं तो वो 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं। हमें दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन में यही मिसप्रिंट था कि इसमें ये नहीं बताया कि वो दोनों कारें एक ही दिशा में चल रही हैं और 5 घंटे के बाद मिल जा रही हैं, लेकिन इसमें दूसरी कंडीशन डाल रखी है कि यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से चलें तो वो एक ही दिशा में चलती हैं तो वो 1 घंटे के बाद मिलती हैं। तो हमें दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है, हमें स्पीड निकालनी है कारों की। तो कैसे निकलेगी वो देखते हैं आंसर में। तो माना मैंने पहली कार की गति जो स्पीड थी वो मैं मान ली x किलोमीटर पर आवर, और जो माना दूसरी कार की गति वो मान ली y किलोमीटर पर आवर। अब मुझे पहली कंडीशन क्या दी थी क्वेश्चन जो मिसप्रिंट थी, यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चलें। पहली कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी 5 घंटे में हो रही थी, यही मिसप्रिंट था 5 घंटे वाला पॉइंट उसमें से, तो मैंने लिख लिया अगर एक ही दिशा में चल रही हैं। अब बात हो रही है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में दोनों कारें चल रही हैं, तो पहली कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी होगी 5x किलोमीटर, और दूसरी कार द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी होगी 5y किलोमीटर। अब क्वेश्चन के मुताबिक जब वो एक ही दिशा में चल रही हैं और 5 घंटे बाद जाकर मिल रही हैं तो वो हमारा जो टोटल डिस्टेंस था वो कितना था 100 किलोमीटर। तो मैंने लिख लिया 5x माइनस के 5y इज इक्वल टू 100, क्योंकि कवर कर रही हैं इसीलिए सेम डायरेक्शन में जाकर। तो इस कंडीशन को सॉल्व छोटा बनाने के लिए डिवाइड बाय 5 करा तो x माइनस के y इज इक्वल टू 20। इक्वेशन बनी हमारी फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, यदि दोनों कारें विपरीत दिशा में चलें यानी अलग अलग डायरेक्शन में, तो पहली कार द्वारा तो वो 1 घंटे में जाकर मिल जाती हैं। तो पहली कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी माननी मैंने x, और दूसरी कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी माननी मैंने y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक कि वो दोनों जाकर 100 किलोमीटर में मिल जाती हैं, तो 1 घंटे यानी 1x प्लस 1y तो इज इक्वल टू 100। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। अब हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। तो x माइनस के y इज इक्वल टू 20, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, प्लस माइनस का y कैंसिल हो गया, x और x हो गया 2x इज इक्वल टू 120। अब x की वैल्यू आ गई सॉल्व करने पर 60, x की वैल्यू 60 आई तो पुट करेंगे हम इसे इक्वेशन नंबर सेकंड में।
सेकंड में करो चाहे फर्स्ट में करो, आंसर तो दोनों में से निकल जाएगा, पर मैंने सेकंड में कर लिया। पुट करा x इज इक्वल टू 60 इन इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो 60 प्लस y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू आंसर आया 40, 100 में माइनस कर दिया 60। तो हमारा जो इसीलिए हमारी पहली कार की स्पीड हमें पता लग गई 60 किलोमीटर है और दूसरी कार की स्पीड पता लग गया हमें कितनी है 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो ये आंसर भी यहीं पर सॉल्व हो गया। करते हैं पार्ट नंबर 5 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझना चाहिए हमें ऐसा क्वेश्चन। जो क्या कह रहा है देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई, इकाई का मतलब इंग्लिश मीडियम में होगा यूनिट्स, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, मतलब 9 वर्ग कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यानी उसका टोटल एरिया जो हो जाता है रेक्टेंगल का वो जब हो जाता है जब 5 इकाई उसकी लेंथ बढ़ा दी जाए और 5 उसकी लंबाई जो है 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो वो 9 वर्ग हो जाता है। और यदि हम लंबाई को, हमने क्या कंडीशन रखी क्वेश्चन ने, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी दोनों को बोल रहा है, लंबाई को बोला 3 इकाई और चौड़ाई को बोला 2 इकाई बढ़ाने को बोला, तो क्षेत्रफल हमारा 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। जबकि ऊपर वाली कंडीशन अलग थी और ये तो कंडीशन अलग है। हमें आयत की विमाएँ ज्ञात करनी है, विमाएँ मतलब साइड्स, यानी उसकी क्षेत्रफल निकालना है। जो उसकी विमाएँ होंगी, यानी कि विमाएँ उन्हें कहते हैं साइड्स को, लेकिन पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। फिर से पढ़ता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, तो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कम हो रहा है, पर कब कम हो रहा है, जब इसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तब हो रहा है वो 9 वर्ग इकाई कम। और दूसरी कंडीशन कह रही है कि लंबाई और 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल इतना वर्ग इकाई बढ़ जाता है, तो बढ़ रहा है। हमें आयत की विमा यानी कि साइड निकालनी है, रेक्टेंगल की साइड्स, तो कैसे निकलेंगी, करते हैं आंसर। मैंने माना आयत की लंबाई मान ली मैंने x इकाई, x यूनिट, और माना आयत की चौड़ाई इज इक्वल टू y इकाई, मतलब y यूनिट। लेट ब्रेथ ऑफ ट्राइंगल, इंग्लिश में लिख सकते हैं लेट लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल, ऐसे। अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वही हमने कर लिया एक्स वाई, क्योंकि हमारे पास यही थी लेंथ और ब्रेथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है अगर उसकी लंबाई में से 5 घटा दिए जाएँ, 5 यूनिट, तो घटा दिए हमने, और उसकी इकाई यानी चौड़ाई जो है, चौड़ाई में अगर 3 बढ़ा दिए जाएँ, 3 यूनिट्स, तो उसका जो क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल कैसे होता है, एल इंटू बी से होता है, तो एल इंटू बी तो हो रहा है ये, उसका क्षेत्रफल हो जाता है, घट जाता है, यानी कि क्षेत्रफल एक्स वाई, जिसका क्षेत्रफल होता है वो घट जाता है 9 वर्ग इकाई से। तो ये एक्स वाई हमारा टोटल क्षेत्रफल था जो कि मैंने लिखा है, तो ये घट जाता है 9 से, ठीक है। जैसा क्वेश्चन में बोला वैसी कंडीशन बनाई। अब इस x को, इन ब्रैकेट को पहले हम दोनों सॉल्व करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट को। तो x को y से इंटू करा तो एक्स वाई, अब x को इंटू करा प्लस के 3 से तो प्लस का 3x, और माइनस के 5 को इंटू करा y से तो माइनस का 5y, और माइनस के 5 को इंटू करा प्लस के 3 से तो माइनस के 15, क्योंकि बड़ा साइन माइनस का है इसलिए मल्टीप्लाई में वही लगेगा, 5 या 15, माइनस के 15 इज इक्वल टू एक्स वाई, तो ऐसे कैसे ही, माइनस का 9 भी ऐसे कैसे ही। अब एक्स वाई यहाँ पर लिखा, प्लस के 3x माइनस के 5y, अब जो प्लस का एक्स वाई था वो इधर जा कैसे हो जाएगा, माइनस का एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस का 9, तो ऐसे कैसे, ये जो प्लस का माइनस का 15 था ये इधर जाकर हो जाएगा प्लस का 15। अब यहाँ पे देखा प्लस का एक्स वाई और ये माइनस का एक्स वाई कैंसिल करा तो बचा सिर्फ 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करेंगे क्या आंसर आएगा 6। ये बनी हमारी क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो इसकी लंबाई में अगर हम 3 इकाई जोड़ दी भाई, x + 3 कर दिया, और उसकी इकाई चौड़ाई में भी 2 जोड़ दें, 2 यूनिट्स तो जोड़ दिए, तो उनका क्षेत्रफल यानी कि L इंटू बी जो होगा वो क्या होगा, एक्स वाई प्लस बढ़ जाता है, यानी कि बढ़ने का मतलब प्लस का नहीं होता है, बढ़ जाता है 67 से, तो हमने वही कर लिया। फिर हम इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एक्स को वाई से इंटू कराई तो सिंपल मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पर, जो कंडीशन बन रही है एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, तो ऐसे कैसे ही। अब फिर हमने वही ऊपर वाली कंडीशन जैसे ऊपर सॉल्व करी थी ऐसे ही से सॉल्व कर लिया, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, जो अब जो 6 है वो उसे वहाँ भेज देंगे, जो कि ये नंबर एक्स वाई है यहाँ ले आएंगे, इससे ये कैंसिल हो गया, कंडीशन बन गई सेकंड, ये 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61। अब ये समझने की बात क्या है इसमें, अब मैंने दोनों कंडीशंस को रख लिया।
अब हमें चेक करेंगे कि क्या ये एक्स वाले बराबर हैं या वाई वाले बराबर हैं। हमने देखा कोई से बराबर नहीं है, तो हमें बराबर करने पड़ेंगे। बराबर करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप चाहे एक्स को लेकर बराबर कर लो चाहे वाई को लेकर। मैंने एक्स को लेकर बराबर करा कि जो नीचे वाली रो होगी उसका जो एक्स के साथ वैल्यू है 2 है, तो उसे ऊपर वाले रो से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। और जो ऊपर वाली रो के एक्स के साथ जो है, क्योंकि मैम एक्स वाले को बराबर कर रहे हैं तो उसे 3 है यहाँ पे, तो उसे नीचे वाली रो से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से 6x माइनस के 10y इज इक्वल टू 12, ये बनी कंडीशन। और इसको बनेंगे 3 6x प्लस के 9y इज इक्वल टू 183। हो गए दोनों सेम सेम x x, बस हमें इनके साइन चेंज करना होगा। मैं फिर एक बार दोबारा बता रहा हूँ, हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस में कि एक्स वाई बराबर भी हैं या नहीं। ये खाली मुँह उठा के सॉल्व करने लगे, मुँह उठा के सॉल्व नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को बराबर करना है। तो मैंने x को बराबर करा। कैसे बराबर करा? क्योंकि नीचे था 2x और ऊपर था 3x, इन दोनों को बराबर कैसे करेंगे? क्योंकि नीचे वाला जो x के साथ है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और जो ऊपर वाला x के साथ है उसे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाली रो से। तो इसी तरह हमारी ये 2 कंडीशन बनी। अब कंडीशन बनाने के बाद हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करा, सिर्फ साइन चेंज करके। तो माइनस का y, क्योंकि माइनस का 10y में से माइनस प्लस का 9y, तो यहाँ बचा माइनस का 171, 183 बड़ा था, तो y की वैल्यू आई 171। अब पुट कर लिया हमने y की वैल्यू 171 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट करने पर जो आया आंसर 3x माइनस के 5 ब्रैकेट में y की वैल्यू लगाई इज इक्वल टू 6। 3x तो ऐसे कैसी, माइनस भी ऐसे कैसी, जो 5 को इसका इंटू करके जो आंसर आया हुआ है 855 इज इक्वल टू 6। पर अब जो ये 3x है बराबर यहाँ जो 6 था वो ऐसे कैसे, जो प्लस का 855 था वो उधर जाके, सॉरी माइनस का 855 था उधर जाके कैसे होगा प्लस का 855। और जो 3x इज इक्वल टू इन दोनों प्लस करा तो 861, ये ठीक है। अब x की वैल्यू हम फाइंड आउट करनी है, तो 861 को डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि मल्टीप्लाई में था इसलिए 3 डिवाइड में आ गया, तो आंसर आया 287। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 287। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें उनकी साइड्स निकालनी है, यानी कि विमाएँ। तो आयत की लंबाई जो होगी वो 287 यूनिट मतलब इकाई, इंग्लिश मीडियम वाले यूनिट लिखेंगे। और जो आयत की चौड़ाई हो गई वो हो गई 171 इकाई। तो इसी तरह हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। बस आज की वीडियो में इतना ही था। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो उसे लाइक कर दो। अगर आप जैसे मान लो अपने टीचर से नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं तो ऐसे बताऊंगा जैसे कि एक स्टूडेंट हो, जैसे मैं आपका स्टूडेंट फ्रेंड हूँ, और मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे कर लो, तो आप थोड़ा क्या पूरे ढंग से समझ जाओगे, अच्छे ढंग से। अगर नहीं आता कि ये तरीका आपका गलत है ये, या आपने ये गलत समझा है, तो कमेंट कर दो भाई कि ये गलत बताया आपने। अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में भी, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जा सके और वायरल हो जाए। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ओके, बाय।